दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के इस बेहद खास प्रस्तुति बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। किसी ने सही कहा है कि समस्या का हल और मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए कई सारे उम्मीदों को बांधे हुए हमेशा धैर्यवान बनिए, बाकी बलवान तो आप समय के साथ हो ही जाएंगे। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत और आगाज़ हम करते हैं अपने महात्माओं के सुविचार से, जो हमें निरंतर अपने पथ पर चलने को अग्रसर करते हैं और हमारे मार्ग को लगातार प्रशस्त करते हैं और जीवन में सफलता की नई उम्मीदों को भी दिखाने का काम करते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के सुविचार पर, क्या है खास आज हमारे लिए। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हमारे बीच स्टूडियो में जो खास मेहमान है वो हमारे बीच हैं बिहार NIOS के रीजनल डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद है, क्षेत्रीय निदेशक KL गुप्ता जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। NIOS की हम जिक्र कर रहे हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल, ऐसा शिक्षा का माध्यम जो कहीं भी आप आसानी से इसका सुविधा जो है आप ले सकते हैं। लोगों के जहन में इस बात की जानकारी है लेकिन विस्तृत जानकारी का अभाव है, उसके बारे में जरूर चाहेंगे। ये बताएं कि NIOS है क्या, किस तरह का ये मीडियम है, लोग कैसे इससे अधिक से अधिक जुड़ें, और सबसे पहले जरूर चाहेंगे NIOS के बारे में विस्तृत जानकारी किस तरह से आप बताएंगे। सभी का नमस्कार, मैं KL गुप्ता, NIOS पटना क्षेत्रीय केंद्र और NIOS मुख्यालय की ओर से, NIOS परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपने जानकारी प्रश्न पूछा है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि NIOS क्या है। NIOS दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने आप को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी, जो भी कोई व्यक्ति या बहन, भाई, बुजुर्ग, जिसको भी शिक्षा के माध्यम से पढ़ने और बढ़ने का अवसर प्राप्त करना है और वो अपने फॉर्मल स्कूलिंग के माध्यम से अगर नहीं कर पाता है तो NIOS इस तरह से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा का अवसर प्राप्त करता है, उपलब्ध कराता है। NIOS के माध्यम से NIOS की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो 1979 में CBSE ने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से की थी। तब इसका नाम रखा था नेशनल ओपन स्कूल जी। और लगभग 10 वर्षों तक NIOS CBSE के तत्वाधान में काम करता रहा और 89 में जब इसके संख्या, इससे जुड़ने वालों की संख्या, इसके माध्यम से पढ़ने वालों की संख्या जब बढ़ी तो इसको एक इंडिपेंडेंट बना दिया और 1989 में, आज हम 32 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 1989 में इसको नाम दिया गया इंडिपेंडेंट बोर्ड। गैजेट नोटिफिकेशन से भारत सरकार ने, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या स्टेट के बोर्ड हैं, ऐसे NIOS को एक बोर्ड जिसका नाम लिखा, उस समय कहते थे नेशनल ओपन स्कूल, और नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन 2003 में जब इसको देखा गया तब ये कहा कि नहीं, इसमें तो रिसर्च का काम भी होगा, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें। इसका नाम नेशनल ओपन स्कूल के नाम से लोगों के मन में आता था कहाँ है स्कूल, कहाँ है, जबकि ये बोर्ड था। बिल्कुल। तब ये था कि इसका नाम रिक्रिस्टन नाम किया, इसको दोबारा रखा और इसमें कहा कि चूँकि हम शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च भी करेंगे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे फैसिलिटेट करेंगे, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। और आज देश के अंदर लगभग 7000 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से, 23 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में, और देश में ही नहीं अपितु देश के बाहर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर भी अध्ययन केंद्रों के माध्यम से लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं जी। इसके अगर वैल्यूज़ की बात की जाए, इसके वैल्यूज़ जरूर चाहेंगे कि इसके बताएं किस उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई। जैसा कि आपने बताया कि दूरस्थ शिक्षा है, कोई भी इसे हासिल कर सकता है, तो जरूर इसके बारे में थोड़ा। NIOS का मूल मंत्र है शिक्षा आपके द्वार। शिक्षा से किसी भी तरह से जो वंचित रह गया, चाहे वो उम्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर शिक्षा के साधन संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण जो भी समस्याएं रही हैं, क्योंकि हमारा भारत देश पूरा विविधताओं से भरा हुआ है, हर जगह हर सुविधा नहीं हो सकती, तो ऐसी जगहों पर जहाँ विद्यालय नहीं है,
ऐसे विद्यार्थी, अगर वहाँ पर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो क्या करें। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं आने देते हैं। वो कहते हैं घर में कुछ कर सकते हो तो कर लो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर नहीं जाना है। तो ऐसी बहनों के लिए, ऐसी माताओं के लिए, ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा के अवसर कैसे मिले। तो ये एक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनको हम ये घर बैठे अपनी पढ़ाई करें और अपनी रुचि के अनुसार करें, जो वो पढ़ना चाहते हैं वो उसके माध्यम से कर सकते हैं। रही बात मान्यता की, जो सीबीएसई है वो भी भारत सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है वो भी भारत सरकार की मान्यता दिया हुआ एक बोर्ड है, जो आईसीएसई है वो भी भारत, एनआईओएस को भी भारत सरकार ने ही दिया है। सिर्फ फर्क ये रखा है वहाँ पर आप फॉर्मल स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे, यहाँ पर नॉन फॉर्मल रूप में करेंगे या घर बैठे पढ़ाई करेंगे। पाठ्यक्रम वही होगा, परीक्षाएं वैसी ही होंगी, परीक्षाओं के माध्यम से इवैल्यूएशन वैसा ही होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पर हम ये जानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र सीमा नहीं होती है और एनआईओएस इस पर बखूबी खड़ा उतरता है। जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें उम्र की क्या किसी तरह की कोई लिमिटेशन है, किस उम्र के लोग इसमें जुड़ सकते हैं और एडमिशन लेने की जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो क्या है और कौन कौन इसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एनआईओएस का अम्ब्रेला इतना बड़ा है कि उसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, ऊपरी सीमा का। जी, जहां हम नीचे की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन में कहा है कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय 5 वर्ष उम्र होनी चाहिए और उसी के हिसाब से 10वीं कक्षा में उम्र के लिए प्रवेश के लिए उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष। 14 वर्ष का कोई भी व्यक्ति बालक है वो चाहे तो अपने को 10वीं के लिए कर सकता है, 10वीं की पढ़ाई सीधे कर सकता है, किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 14 वर्ष की उम्र है और आप अगर समझते हैं कि मैं पढ़ाई कर सकता हूं तो आप सीधे 10वीं कर सकते हैं। बाकी स्कूलों में क्या होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 9वीं तक पढ़ेंगे, फिर 10वीं में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप सीधे 10वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति के कारण आपने पढ़ाई की थी, आप नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, छूट गई, आपको आज जैसे मान लो आपकी और मेरी उम्र में, मेरी और आपकी उम्र में नहीं, आपके और मेरे पिताजी की उम्र के में भी किसी के मन में ये आया कि नहीं यार मैं जीवन में कुछ नहीं किया, पढ़ना चाहता हूँ, मैं 10वीं तो कम से कम पास कर लूँ, 12वीं तो कम से कम पास कर लूँ, वो अगर चाहें तो ऊपरी सीमा कोई नहीं, सिर्फ ये है 14 वर्ष की योग्यता, 14 वर्ष की सीमा उम्र होनी चाहिए, उससे बड़ा कितना भी हो। नीचे 14 वर्ष है, ऊपर कोई सीमा नहीं। दूसरा, वो अपना एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दे कि मैं इतनी योग्यता रखता हूँ कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और मैं 10वीं की पढ़ाई कर सकता हूँ। 10वीं के लिए सिर्फ प्री रिक्विजिट वही है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म तिथि का कोई सबूत एक कागज हमें चाहिए, चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, चाहे उसका किसी स्कूल में पढ़ा हो वो हो, चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रार से मिलता है, किसी भी डॉक्यूमेंट ऐसा जिससे उसकी वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार पर उसका प्रवेश हो सकता है। हमारी एक वेबसाइट है जो एनआईओएस की वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं sdmis.nios.ac.in, इसके ऊपर आप जाइए, उसको विजिट करेंगे, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जो करंट अभी जो एडमिशन चल रहा है, हमने 15 दिसंबर के बाद में, जो 15 दिसंबर तक तो पहले एडमिशन चल रहा था, 15 दिसंबर के बाद जो हमारा एडमिशन चलेगा, सॉरी 1 दिसंबर से जो एडमिशन चल रहा है वो अभी 15 मार्च तक चलेगा। वो जो सभी इस पीरियड में जो एडमिशन लेंगे वो उनका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 में। जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला उसके एडमिशन हम 15 नवंबर तक, 30 नवंबर तक ले चुके हैं, तो उनके एडमिशन हो गए हैं, उनकी अब पढ़ने और बढ़ने की काम होगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया, 10वीं के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, 12वीं के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम उससे आगे चलते हैं, जब वो एक बार एडमिशन ले लेता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा, उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है। 10वीं क्लास के लिए लगभग 1600 रुपये फ़ीस है, 12वीं क्लास के लिए 1800 रुपये फीस है, 1900 रुपये फीस है 5 सब्जेक्ट के लिए, और वो फीस में उसकी किताबों की कॉस्ट शामिल है। उसको जो पाठ्य सामग्री है वो एनआईओएस उसको उपलब्ध कराएगा, उसको डाक के माध्यम से भेजेगा, उसके घर पे भिजवाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मोटिव एक ही है, शिक्षा आपके द्वार, आपको कहीं भी भटकने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ाई करिए। और एकेडमिक सपोर्ट के लिए अध्ययन केंद्र से अटैच करेंगे, उस अध्ययन केंद्र जो आपके नज़दीकतम है वहाँ पर आप जाके अपनी सहायता ले सकते हैं। और एनआईओएस को लेकर जो जानकारी हमें मिल पा रही है, हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं बिहार बिहान, एनआईओएस के बारे में और भी अधिक जानकारी लें, और एडमिशन प्रोसेस तो अभी चल रहा है, हम जरूर चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। हमारा अगला सवाल ये था कि एनआईओएस से एडमिशन लेने की अब जो प्रक्रिया है आपको आपने बताया, एडमिशन लेने के बाद इसकी पढ़ाई जो है कैसे संचालित की जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है, क्या क्या फैसिलिटीज़
NIOS इसे दे पाते हैं मैं students सबसे को? पहले जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि NIOS में एक बार जब प्रवेश लेते हैं तो एक बार का प्रवेश 5 साल के लिए वैलिड है जी और सभी बोर्ड साल में एक बार परीक्षा करते हैं, NIOS साल में 2 बार परीक्षा करता है। जी यानी 5 साल के पीरियड में लगभग 9 बार परीक्षा दे सकता है। एक विद्यार्थी हर बार हर साल प्रवेश नहीं लेना है, प्रवेश लो, हर बार एग्ज़ाम जी उसके अंदर देते रहो। सभी बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जितने सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो पांचों की परीक्षा एक साथ देनी होगी जी और 5 में से 4 में पास हुए तो कंपार्टमेंट, 3 में पास हुए तो 3 में पास हो, 2 में फेल हो, लेकिन आपको टैग लग जाएगा फेल है। जी NIOS में ऐसा नहीं है। NIOS में पांचों परीक्षा विषयों की परीक्षा एक साथ नहीं देनी है। आपकी इच्छा कर रही है एक विषय की परीक्षा देनी है इस बार, अगली बार 2 की दूंगा, अगली बार 1 की दूंगा, आप एक एक करके भी दे सकते हैं, आप एक साथ 5 भी दे सकते हैं। आपको इतना बड़ा सुविधा मिला है, जो सुविधा ये रहती है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। जी फ्लेक्सिबिलिटी की इससे क्या है कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा पढ़ाई का, आपको ये नहीं, अच्छा जो आपके पढ़ाई दी किए, आपने परीक्षा दी है, वो विषय पास हो गया, आपने कहा मैं इस बार 2 परीक्षाएं दूंगा, 2 विषय की परीक्षा दूंगा, 2 विषय की परीक्षा दी, 1 में पास हो गए, 1 पास नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि अब आपको दूसरे वाला देना है, वो आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा और जो बचा है उसको आप आगे पढ़ाई कर लीजिए। क्राइटेरिया पास होने का ये रहता है कि या तो 1 लैंग्वेज और 4 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, एक लैंग्वेज का मतलब है हिंदी ले लिए तो 4 विषय, गणित ले लो, विज्ञान ले लो, सोशल साइंस ले लो, जो भी विषय हैं लगभग 15 विषय हैं, 15 विषय में से 4 विषय और 1 भाषा, या हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा, हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत, जो भाषा आपको चाहिए, लगभग संविधान की जो 18 भाषाएं उसमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, 1 भाषा कम से कम, 4 विषय या 2 भाषाएं 3 विषय। इस क्राइटेरिया के साथ अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, 5 विषय जिस दिन पूरे हो जाएंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी और उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी में ये रहता है कि आपके ऊपर हम कभी भी फेल का टैग नहीं लगाते, जी आप फेल कभी नहीं होते, आप एक एक करके सब्जेक्ट डिपॉजिट करते जाएंगे, जिस दिन 5 क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। 10वीं कर लिया, उसके बाद 12वीं कर सकते हैं, 12वीं में भी वही प्रक्रिया है, विषयों की स्वतंत्रता है आपको। जी यहाँ पर मैं इसको विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा मानता हूँ, क्योंकि इसमें चाइल्ड जो पढ़ने वाला है उसको ध्यान में रखा है। जी आप कब पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, किन किन चीज़ों के साथ पढ़ना चाहते हैं, ये आपको सुविधा मिलेगी। जी वो सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित, हम हमेशा बात करते हैं शिक्षा के अंदर कि एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, और ओपन स्कूलिंग सिस्टम या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें केंद्र बिंदु जो रहेगा वो विद्यार्थी रहेगा, शिक्षार्थी रहेगा। हम सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे और उसको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल घर भिजवाएंगे। उसके बाद में उसको जैसे ही वो रजिस्टर करता है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोविड के कारण जितनी परेशानियां फॉर्मल स्कूलिंग के बच्चों को हुई है, हमारे बच्चों को उतनी नहीं हुई, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी घर बैठ के आराम से पढ़ रहे थे, NIOS के माध्यम से कर रहे थे। इस समय और डिमांड बढ़ गई है कि NIOS ज़्यादा उचित है। मैं आपको एक उदाहरण ही दे रहा हूँ। मैं बिहार में जब यहाँ नया आया तो मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, वो मोदी स्कूल सीकर में पढ़ती थी, 5 लाख रुपए फीस है, और कोविड में हो क्या रहा है, फीस जा रहा है, टीवी पे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और साल के एंड में फीस कितना देना है, 5 लाख। अरे ये काम तो NIOS में फोकट में हो सकता है, 1500 रुपए में जो काम हो सकता है, 2000 में काम हो सकता है, उसके लिए 5 लाख क्यों देना। तो ऐसे विद्यार्थियों को घर बैठे, अपने घर पे बैठे हुए, सुरक्षित रहते हुए, अभिभावकों के साथ रहते हुए, क्योंकि अभी भी केस जो आ रहे हैं, तीसरी लहर जो आ रही है, जो दस्तक दे रही है, उसका क्या अंजाम होगा वो तो आने वाला समय बताए। लेकिन जो बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा की जब बात करें तो ये माध्यम, इससे उचित माध्यम कोई नहीं हो सकता है। जी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लासेस, PM ई विद्या जो चैनल हैं, जो PM ई विद्या 1 से लेके 12 तक, जो PM ई विद्या पहली क्लास के लिए PM ई विद्या 1, दूसरी के लिए 2, ऐसे करके 12, PM ई विद्या चैनल 10 और 12 के ऊपर
NIOS के रेगुलर क्लासेस आती हैं, लाइव क्लासेस आती हैं, जो 10वीं के लिए PM ई-विद्या 10 पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, और शाम को 2 से 5 तक PM ई-विद्या 12 पे 12वीं की क्लासेस, और उसमें वोकेशनल भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा था, वो ये था एकेडमिक कोर्स के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो समय की डिमांड है कि स्किल्ड लोग होने चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करके बेरोजगारों की फौज खड़ी करने से अच्छा है कि हम स्किल्ड लोगों को फौज तैयार करें जो कि एंटरप्रेन्योर बने, तो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। ऐसे लोगों के लिए NIOS में व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन का भी बहुत कोर्सेज हैं जो हर एक क्षेत्र से हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से देखेंगे, एग्रीकल्चर से देखेंगे, टेक्नोलॉजी से देखेंगे, कंप्यूटर से देखेंगे, जहां आप जिस चाहें। योग में भी कोर्सेज हैं, खेती के भी कोर्स मिलेंगे, 2 व्हीलर मैकेनिज्म, 4 व्हीलर मैकेनिज्म, जैसा कोर्स चाहेंगे। लगभग 108 तरह के कोर्सेज हैं वोकेशनल ट्रेड, जिसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करें, उसके माध्यम से अपने अंदर स्किल डेवलप करें और जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, लोगों को जॉब दें। किसी के भरोसे ना रहें कि वो मुझे नौकरी देगा तो मेरा जीवन चलेगा। रेदर आप अपने आप में तक सक्षम हो कि आप जॉब क्रिएट करें और लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। जी, वाकई में आपने सही कहा। और एक बात ये भी कि वक्त बदला है और वक्त बदलने के साथ ही लोग जो होते हैं अपना मीडियम भी कहीं ना कहीं ज़रूर बदलते हैं, और अपने सहूलियत के अनुसार, या मजबूरी कह लें या फिर कुछ भी कह लें या फिर शौक कह लें। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, CBSE, ICSE, NIOS, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न भी होते हैं। कन्फ्यूज़न थोड़ा इसलिए होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका लैक उनमें देखने को मिलता है। इन तीनों को अगर आपके सामने रखा जाए तो स्टूडेंट अगर कोई कन्फ्यूज़न में है, वो चाहता है कि हायर एजुकेशन वो प्राप्त करे, लेकिन इन तीनों जो बोर्ड है इसके बीच थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। उसे किस तरह से टैकल वो कर पाएंगे, किस तरह से इसके बारे में बताएंगे, क्या डिफरेंस है इन तीनों में और कैसे वो चुनाव करे इसका, वो सिचुएशन क्या होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि तीनों बोर्ड अपनी अपनी मान्यता रखते हैं जी। तीनों बोर्ड भारत सरकार के द्वारा नामांकित किए हुए हैं, उनको मान्यता दी हुई है। किसी से भी पढ़िए, हमारा मूल उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना जी। और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। मैं स्कूल जा सकता हूं और मुझे स्कूल जाना है और स्कूल जाने के लिए मुझे कोई बंधन नहीं है जी। तो स्कूल जाने के लिए क्या होगी, 14 साल से लेके 15, 16, 17, 18, 25 साल का आदमी तो स्कूल नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो फिर वो CBSE से कैसे पढ़ाई करेगा? यानी NIOS जो है वो बड़ा एम्ब्रेला लेके बैठा है। NIOS के अंदर जुड़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। NIOS में कोई बंधन नहीं है। बंधन, इसको हमने नाम ही दिया है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन क्या है? ओपननेस ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों के कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमने खोल दिए, जो कि फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं है। जहाँ तक रही बात मान्यता की, आप CBSE से पढ़ें या ICSE से पढ़ें या NIOS से पढ़ें, कोई अंतर नहीं है। किसी भी जगह पर प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर अगर कोई ऐसी परेशानी आती है, वी आर देयर टू सर्व फॉर आवर लर्नर्स, फॉर द पीपल। जिनको कोई भी परेशानी आ रही है उन सब के लिए, जहाँ जिस स्तर पर NIOS को मदद करने की आवश्यकता है, NIOS हमेशा इनिशिएटिव लेता रहा है। और जहाँ और आएंगी उसके लिए संबंधित विभाग से, संबंधित मंत्रालय से, संबंधित जहाँ भी है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे हम अप्रोच करते हैं और उस समस्या जो भी है उसके कारणों का निवारण ज़रूर करते हैं। जी। जो स्टूडेंट्स 9th या फिर 11th फेल होते हैं अदर बोर्ड से, अगर वो NIOS से जुड़ना चाहते हैं तो कोई परेशानी होती है इनसे या फिर उन्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है इसमें? देखिए, 9वीं में फेल है या 11वीं में फेल है और 10वीं में या 12वीं में लेना चाहता है, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ ये तो हुआ कि वो 10वीं में लेना चाहता है, 9वीं तक पढ़ाई किया है, 10वीं में आ गया, 11वीं की पढ़ाई किया है, 12वीं में आ गया, कोई परेशानी है ही नहीं। मैं इससे अलग एक चीज़ बता रहा हूँ। आप हैं, एक विद्यार्थी हैं जी, आपने अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं में फेल हो गए, ठीक है, आपके बोर्ड में आप फेल हो गए। 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे, 12वीं में फेल हो गए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके कंपार्टमेंट भी नहीं है, आप एक नहीं 2 विषय में फेल हैं, बोर्ड ने आपको फेल घोषित कर दिया। पूरक परीक्षाएं होंगी, उसमें आपको चांस नहीं मिलने वाला। एक विषय में फेल है तो चांस मिलेगा। NIOS कहता है कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको स्ट्रीम 2 में एडमिशन देंगे। स्ट्रीम 2 होता क्या है? हमारे 4 स्ट्रीम में एडमिशन होता है। स्ट्रीम 1 होता है जो NIOS से नए माध्यम से शुरुआत NIOS से करना चाहता है। स्ट्रीम 2 वो है जो किसी और बोर्ड से पढ़ा, कहीं पढ़ाई कर रहा था लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाया, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, एग्ज़ाम दिया लेकिन फेल हो गया। हम उनको सीधे एग्ज़ाम के लिए एडमिशन देते हैं। अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ उसके बोर्ड का, मार्च अप्रैल में, मई जून में रिजल्ट आया,
पता लगा फेल हो गया। जून में, मई जून जुलाई में हमारा एडमिशन खुला होता है, अक्टूबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। स्ट्रीम 2 के माध्यम से उसको हम 2 चीज़ों के फ़ायदा देंगे। एक तो वो अक्टूबर में एग्ज़ाम देगा, रिजल्ट दिसंबर में देंगे, दिसंबर 31 तक एडमिशन हो जाते हैं उसी सत्र में। जिन साथियों से पिछड़ गया उनके साथ आ सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये, आपने 3 विषय पास किए थे, 2 विषय फेल हुए। हम ये कहते हैं देखिए, हमारे बोर्ड से अगर आप सर्टिफिकेशन लेना है तो हम आपको, हमारे यहाँ से 3 विषय देने होंगे, 2 विषय आप पिछले बोर्ड में जो आपने पढ़े हैं उन विषयों के मार्क्स को हम आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। दूसरे बोर्ड में 2 सब्जेक्ट का विषय, 2 विषय तक का हम लाभ दे सकते हैं। एक विषय में हो तो 1 का मिलेगा, 2 में हो तो 2 का मिलेगा, 3 में हो तो भी 2 का मिलेगा। आप 3 में है तो 2 का बता दीजिए। उन 2 का मार्क्स वही ले लेंगे जो पिछले बोर्ड में आए थे, और 3 विषयों का एग्जाम यहाँ से देंगे। और उसके माध्यम से जिन साथियों से वो जून में जुलाई में पिछड़ गया था, उन साथियों के साथ उसी सत्र में उसी जगह जाके फिर प्रवेश लेने का उसको अवसर मिल जाता है। जो फैसिलिटीज़ है ऑलरेडी पहले से है NIOS की तरफ से। जो लोग डिसेबल हैं, जो दिव्यांग हैं, हम उनके लिए विशेष तौर पे जानना चाहेंगे, क्या उनके लिए अलग से जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं एग्जामिनेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर? देखिए, जहाँ तक दिव्यांगजनों की शिक्षा की बात है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय सभी लोगों का, जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से जो परिस्थितियां हैं उनके कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहें। उनकी शिक्षा के लिए क्या अधिक से अधिक प्रयास किए जा सकते हैं, वो हमने करना है। जैसे सभी बोर्ड के अंदर ये सुविधा दी जाती है कि जो दिव्यांगजन है, अगर उसमें दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो उनको जो परीक्षा के समय आधा घंटे की छूट देना, या जिसको हम बोलते हैं राइटर की जो परमिशन देना, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। मैं NIOS ने जो विशेष काम किया है वो मूक बधिर जन जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उसके लिए हमने साइन लैंग्वेज के अंदर 10वीं का पाठ्यक्रम तैयार किया, और साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको हम शिक्षा का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और ये बहुत हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सभी के लिए ये हर्ष का विषय है कि साइन लैंग्वेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। और इससे जुड़ने के अलावा मैं समाज के और घटक की भी अगर बात करूं तो हम अभी जो हमारा प्रयास चल रहा है वो ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर हैं उनको भी इस परिक्षेत्र में लाया जाए, उनको भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। वो अपने आप को समाज से हटके या कटा हुआ महसूस न करें। उनकी शिक्षा के लिए जो गांव खेड़े में जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, काम करते हुए अब उनको पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही, हम उन तक भी अप्रोच करना चाह रहे हैं। जो आशा वर्कर्स हैं उनके लिए भी काम करना चाह रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, सभी दर्शकों की जानकारी है कि NIOS ऐसे क्योंकि एम्ब्रेला बहुत ओपन किया है, फैसिलिटीज़ कैसे कर सकते हैं। भारतीय सेना के साथ हमने ये किया है कि हम आपके पास लगभग 2 लाख ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, जो सेवारत कर्मचारी, जैसे सेवा करने वाले, पानी भरने वाला है, खाना बनाने वाला है, सफाई करने वाला है, जो भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ काम कर रहा है। उसको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, वो अपनी 5वीं 8वीं जो भी योग्यता थी उसके हिसाब से नौकरी पा गया, लेकिन उसको आगे बढ़ने का वहाँ अवसर मिल सकता है। उसको 10वीं और 12वीं वहीं पढ़ाएंगे, हम वहीं रहते हुए। नेपिया एक प्रोजेक्ट लिया, उसके अंतर्गत हम पढ़ाई कराएंगे उनको, और वो चाहे तो उसको जो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, डाटा एंट्री जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो, नहीं तो हमने इंडियन मिलिट्री स्टडीज़ के नाम से पाठ्यक्रम बनाए। तो वो क्या है, चूंकि सेना के साथ जुड़ा हुआ है, सेना के साथ में काम करता है, तो उसको भारतीय सेना क्या क्या करती है उसी इंडियन मिलिट्री स्टडीज़ में ही उसको हम जो है 10th का सर्टिफिकेशन, उसका 12वीं का सर्टिफिकेशन हो। ऐसे ही वीवर्स कम्युनिटी है, जो बुनकर सब परिवार पढ़ता कोई नहीं है, सब काम कर रहे हैं, पेरेंटल काम करते आ रहे हैं, उनकी लीगेसी चल रही है। जो पिताजी ने किया वही बेटा कर रहा है, बेटा कर रहा है वही पोता करेगा, पोता कर रहा है वही पड़पोता करेगा, सब परिवार उसमें लगा। हम ये कहते हैं जो आप काम कर रहे हैं उसी में पढ़ाई करिए। तो हमने उनको कहा कि आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ के आप बुनकरी नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको बुनकरी के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और बुनकरी के अंदर आपको 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन, ताकि आपका क्या थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हैं,
तो आप वोकेशनली साउंड हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप थ्योरेटिकली भी वो चीज़ें पढ़ें, और आप जब पढ़ेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा अपडेट कर पाएंगे। पढ़े लिखे होंगे तो जितनी चीज़ें जानकारी है उससे ज़्यादा जानने की उत्सुकता होगी और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद विद्यालय हैं, वेद विद्यालय में वेद अध्ययन करते हैं। वेद अध्ययन करके क्या करेंगे? पंडित बनेंगे, शास्त्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नहीं, आप भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक स्टडीज में, हमने उसका नाम रखा IKT, IKT में ही 10वीं करिए तो आपके विषय भी वही रहेंगे। उन्हीं विषयों के साथ 10वीं और 12वीं करिए, फिर आप आगे जो करना चाहते हैं करते रहिए। तो आपकी वेद अध्ययन भी चलेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी चलेगी, और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होगी, एकेडमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा। आप शैक्षिक रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, बढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये एक बिल्कुल अलग यहाँ पर चीज़ देखी जा रही है कि जो लोग ऑलरेडी पहले से जिस प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं उन्हें उसी प्रोफेशन का जो डिग्री है वो दिया जा रहा है। और अब तो लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रोफेशन में उतरने के बाद उन्हें उस प्रोफेशन में प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन्हें उस चीज़ में डिग्री दी जाती है। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत अच्छी ये पहल है और बात भी है। आगे बढ़ेंगे, और चूँकि कोरोना का टाइम है और वर्चुअल स्कूलिंग को लेकर अगर हम बात करें तो NIOS किस तरह से अभी इस पर फिलहाल काम कर रहा है, इसके अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही है? विद्यार्थियों को जब प्रवेश लेता है तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मल स्कूलिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी एकेडमिक सपोर्ट तो चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने आप से खूब चीज़ें पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जो मुझे नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे गणित के अंदर क्या एल्जेब्रा अच्छी लगती है, ज्योमेट्री अच्छी लगती है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, लेकिन मुझे जो है ना स्टैटिस्टिक्स मुश्किल लगती है। किसी को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लग सकती है, किसी को ज्योमेट्री मुश्किल लग सकती है। तो वो अपनी ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करें? तो उसके लिए पहली चीज़ तो हम करते हैं PCP क्लासेस, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। जैसे ही बच्चा विद्यार्थी कोई एडमिशन लेगा, हम उसको किसी स्टडी सेंटर, जो मैंने बताया बिहार के अंदर 300 और पूरे देश में 7000 है, तो उसको उसकी चॉइस के हिसाब से जो उसके नियरेस्ट स्टडी सेंटर है वो अपनी चॉइस देगा, उस स्टडी सेंटर के साथ उसको अटैच कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे। वहाँ पर PCP क्लासेस होंगी, उस स्कूल के टीचर्स, एक सब्जेक्ट की 30 क्लास होंगी एक बच्चे के लिए, एक बैच के लिए। तो उस 30 क्लासेस में अपनी वो क्या पढ़ाना कम और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम दूर की जाएंगी। आप पढ़िए घर पे, आप अपना करिए, जो प्रॉब्लम है वहाँ पर आके पूछिए, तो आपको एक सपोर्ट। दूसरा जो हमारा मैंने बताया PM ई-विद्या चैनल है, उसके माध्यम से। तीसरा मुक्त विद्यावाणी है, उसके माध्यम से जो NIOS का खुद का चैनल है उसके ऊपर, YouTube के ऊपर हमने डाल रखा। उसके बाद में एक स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करिए, वहाँ से भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और अभी हमने रिसेंटली माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने लॉन्च किया वर्चुअल ओपन स्कूलिंग। हमने एजुकेशन फॉर ऑल और माइक्रोसॉफ्ट और NIOS इन्होंने मिलके कि हमने इस तरह के कोर्सेज डिज़ाइन किए, इस तरह के क्लासेस डिज़ाइन किए हैं, इस तरह के लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, और दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। पढ़ाने वाला कहता है कि मैं एक ये विषय बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, वो अपने आप को रजिस्टर कर ले उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वर्चुअल ओपन स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म पे, एज एन टीचर अपने आप को कर ले, या अपने आप को एज ए लर्नर। NIOS में जैसे ही वो लर्नर अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करते ही अपने रेफरेंस नंबर से वो NIOS के जो वर्चुअल ओपन स्कूलिंग है उसके ऊपर अपने आप जो है रजिस्टर हो जाएगा। फिर वो लाइव क्लासेस भी देख सकता है, और वो क्लासेस हैं इंटरेक्टिव क्लासेस, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ऐसे वो अपने टीचर जो पढ़ रहा है, जिसकी क्लास अटेंड कर रहा है, उस क्लास को वो पूछ सकता है। वो बीच में अगर बात करने को नहीं मिल रहा तो अपना टेक्स्ट मैसेज टाइप करके कि मेरी ये क्वेरी है, ये क्वेरी वो उसके ऊपर। और इसके बाद में जब उसको ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको हमने क्या है, कुछ असाइनमेंट्स भी दिए होते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। असाइनमेंट्स दिए हैं 20% ऑफ थ्योरी, जैसे मान ली हिंदी है, अंग्रेज़ी है, साइंस कुछ ऐसे विषय जिसमें सिर्फ थ्योरी है, तो उसमें क्या होगा, 20% इंटरनल असेसमेंट होगा, 80% वैसे होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट का मतलब हमने असाइनमेंट्स दिए, उन असाइनमेंट्स को तैयार करिए, अपने स्टडी सेंटर पे जमा कराइए, स्टडी सेंटर वाले उसको चेक करेंगे, और उस 20 नंबर में से आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपके रिजल्ट में शो होंगे। ठीक है, 20 नंबर ये हो गया, 80 नंबर का पेपर लेंगे हम। एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन मोड में नहीं होते हैं, ऑफलाइन मोड में होते हैं, जैसे और परीक्षाएं होती हैं वैसे ही होंगी। आपको स्वतंत्रता ये है कि आप 5 विषय एक साथ देना चाहते हैं, या एक एक करके, या 2-2 करके, जैसी आपकी सुविधा आप उसके हिसाब से परीक्षाएं दे सकते हैं। चाहते ये हैं कि तनाव मुक्त, तनाव रहित वातावरण में आप पढ़ें, तैयारी करें,
परीक्षा दें और अपने आप को पढ़ें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करें। और खुद पढ़ेंगे, खुद बढ़ेंगे, खुद एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो उसको और प्रभावी तरीके से पढ़ेंगे। और इसी से हम जो वातावरण है, ओपननेस इसीलिए दिया है कि तनाव रहित पढ़ाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ी खासियत है NIOS की। एक और खासियत इसमें यह है कि इसमें ऑन डिमांड जो एग्ज़ाम है वो भी होता है। जरूर चाहेंगे इसके बारे में जरूर बताएं कि छात्रों को उनके अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेना, ये अपने आप में ये अलग है। ये एक यूनिक फीचर है NIOS के साथ ही है। जी, आप जब चाहो हम आपकी परीक्षा लें। जी, आप कह रहे हो साहब ये परीक्षा पब्लिक परीक्षाएं जो हैं साल में 2 बार होती हैं, एक बार होगी अप्रैल मई में, एक बार होगी अक्टूबर नवंबर में। आपके तो नहीं साहब, मैं तो अप्रैल मई में भी गड़बड़ है, अक्टूबर नवंबर में भी गड़बड़, कोई बात नहीं। हमारे पास ऑन डिमांड एग्जाम की जब चाहो तब परीक्षा। ऑन डिमांड का मतलब है एग्जाम ऑन योर डिमांड। उसमें और पब्लिक एग्जाम में कोई फर्क नहीं है, जैसे उसमें पेपर देते हैं वैसे ही वहाँ देंगे। सिर्फ हमने सुविधा ये कर दी है कि बिहार के अंदर जैसे अभी हमने 3 सेंटर बना रखे हैं, पूरे देश में लगभग 50-60 से ज़्यादा सेंटर हैं जहाँ पर ऑन डिमांड परीक्षा होती है। केंद्रीय विद्यालय हैं और रीजनल सेंटर हैं, वहाँ पर वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे उस पर्टिकुलर दिन, मंगल, बुध और गुरु, और आजकल शुक्र भी कर दिया। हेडक्वार्टर पे जो है वहाँ पर 4 दिन कर दिया। 4 दिन में दोपहर 2 से लेके 5 बजे तक परीक्षा होगी। आप किसी भी डेट के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए, किसी भी विषय के लिए, और एग्ज़ाम देने आइए और उस एग्ज़ाम देके, और जैसे औरों का करते हैं 45 डेज में हम रिजल्ट दे देंगे और आपको आपकी सुविधा के अनुसार और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो परीक्षा दे सकते हैं। जी, केएल गुप्ता जी, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो चूंकि वहाँ भी शिक्षा का प्रसार काफ़ी बड़ा है, महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं, छात्राएं भी लगातार शिक्षा जगत से जुड़ रही है। ऐसे में NIOS कितना पहुंच बना पाया है गांव के सुदूर क्षेत्रों में NIOS को लेकर, और कितने लोगों को जोड़ पाया है? मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारा जो आंकड़े कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, जो हमने सर्टिफाई किए हैं अभी तक, पिछले NIOS की शुरुआत से लेकर अभी तक लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को हमने प्रमाणित किया। और गाँव दूर दराज के इलाके में ज़्यादा लोग हैं। अभी मेरे इसी कार्यकाल में मैं देख रहा हूं कि जीविका ग्रुप की जो बहनें हैं, दीदियां हैं, उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है। और वो ये चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग हो गए, गवर्नमेंट की जो भी थी, लेकिन शैक्षिक रूप से हम करना चाहें तो उसके लिए NIOS उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और ऐसे बहुत महिलाओं ने, बहुत दीदियों ने रुचि दिखाई है। और एक ये लंबा रास्ता है जो हमको लोगों को तय करना है। हम उनके साथ हर कदम पर उनके साथ हैं, जिस तरह की उनको चाहिएगी उनके साथ। जी, वाकई में ये बहुत ही बड़ा ये लक्ष्य है और हम भी ये दिल से चाहते हैं, शुभकामना है कि इस लक्ष्य को भी NIOS जरूर पूरा करे, ताकि अधिक से अधिक बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश की जो आधी आबादी है वो शिक्षित हो सके। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया केएल गुप्ता जी, हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, और NIOS को लेकर आपने जो भी जानकारी ली और जो भी अवेयरनेस आया उसको लेकर आप सिर्फ सीमित ना रहने दें, आगे बढ़े, एडमिशन ले, अवेयरनेस ले और औरों के बीच भी अवेयरनेस जरूर फैलाएं। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं। खत लिखने के लिए उठाएं कागज और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा email ID है director DD के patna@gmail.com। तो